देखो भाई, हम एग्रीकल्चर टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कौन कौन सी तकनीकें हैं। पहली तकनीक हमने पढ़ी थी कल। पहली कौन सी थी भाई हमारी? लीफ फॉलो मेथड्स, है ना। मतलब कि परती छोड़ना। क्या छोड़ना? परती। परती का मतलब पढ़ लिया था हमने, ठीक है। बोलते जाओ जरा फटाफट। हाँ, इसके बाद कौन सा था? साइक्लिक। साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, चक्रीय, चक्रीय कृषि या चक्रीय विधि, ठीक है। इसके बाद में, हाँ, इसके बाद में एक आती बाय पार्टीशन मेथड, मतलब कि द्विफसलीय विधि, ठीक है। द्विफसलीय विधि, द्विफसलीय विधि। इसके बाद में आ गया था हमारा मल्टी क्रॉपिंग, है ना। मल्टी क्रॉपिंग या उसी को हम कह सकते हैं मल्टी लेयर क्रॉपिंग, ठीक है। मल्टी लेयर क्रॉपिंग या इसको हम कह सकते हैं बहुफसल विधि, है ना। बहुफसल विधि, ये तो हमने पढ़ लिया था कल, ठीक है। लीफ फॉलो का मतलब था परती छोड़ना, एक बार फसल लेके फिर उसको कुछ सालों के लिए छोड़ देना। साइक्लिक मेथड मतलब कि एक ऐसा साइकिल बनाना, कुछ क्रॉप्स का कॉम्बिनेशन बनाना और फिर उनको अल्टरनेट करके उनकी बोनी करके और फिर प्रोडक्शन लेना। बाय पार्टीशन मतलब द्विफसल, एक साल के अंदर दो फसलों को लिया जाता है। इसमें मल्टी क्रॉपिंग भी मैंने आपको बता दिया था कि एक ही साथ एक ही टाइम के अंदर 5-6 फसल जो है एक साथ लगा करके और काम किया जाता है, ठीक। अब देखो, इसके बाद एक आती है रिले फॉर्मिंग। रिले फॉर्मिंग, ठीक है। रिले फॉर्मिंग, रिले फॉर्मिंग का मतलब होता है, रिले फॉर्मिंग को हिंदी में भी रिले फॉर्मिंग ही कहा जाता है, पर इसका मतलब आप समझ लो, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका? रिले फॉर्मिंग का मतलब होता है कि खेत में जब खड़ी फसल लगी हो, उसी के दौरान आप उसमें दूसरी जो फसल है, दूसरी जो क्रॉप्स है, उसको आप जो है सीडिंग कर देते हो, मतलब कि उसमें बीज आप फेंक देते हो। जैसे कि मान लो मेरे खेत में मक्का लगी हुई है ऑलरेडी, है ना, या गेहूं लगा हुआ, इस तरीके से फसल खेत में खड़ी हुई है, 3 से 4 महीने की फसल है मान लो, तो तीसरे महीने के अंदर, ठीक है, जो आपका 3rd मंथ होगा, उस मंथ के अंदर मैं क्या करूंगा? अब फसल को कटने में कितने दिन बाकी है? 1 महीना बाकी है ना। 3 या 4 हफ्ते पहले, फसल के कटने के 3 या 4 हफ्ते पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा? इनके बीच में, है ना, इनके बीच में मैं दूसरी किसी भी फसल को जो है उसकी सीडिंग कर दूंगा, उसको बो दूंगा। जैसे कि आपको अगर मान लो अनाज की फसलें, उसके साथ हम आलू लगा सकते हैं, है ना। आलू की फसल, उसमें जो है क्रॉपिंग आप किया जा सकता है। या इसको तब भी किया जा सकता है जब खेतों में कुल्पे चलते हैं। कुल्पे का मतलब समझते हो कि नहीं? कोई खेती किसानी के बैकग्राउंड से होगा ना। कुल्पे मतलब क्या होता है? कुल्पे चलाना मतलब खेत में कि जो अननेसेसरी प्लांट्स आ जाते हैं ना खेत के अंदर, जैसे कि आपने क्रॉपिंग की, फसल लगाई और उसी के बीच बीच में क्या हो जाता है? घास उगाती है ना। जैसे एक ये लेन हमारी लगी हुई है पूरी लंबी की लंबी, उसी लेन में बीच में क्या उगाई? घास। तो उसको क्या करते हैं, फिर एक छोटा सा हल होता है। हल का मतलब कि जैसे ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगता है ना, वैसे ही छोटा सा हल होता है, और छोटे साइज के बैलों के द्वारा या मोटरसाइकिल के द्वारा वो बीच में से एक बार फिर से हम उसको क्या कर देते हैं? कल्टीवेट कर देते हैं। मतलब कि पूरा एक बार जो है हल चला देते हैं बीच में। किसके बीच में? 2 फसलों की लाइन के बीच में, है ना। ये 2 फसल लगी है, इसकी लाइन के बीच में मैंने क्या चला दिया? एक छोटा सा हल या कल्टीवेटर चला दिया, जिससे ये पूरी घास जो है उखड़ जाती है ना। उसको बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में कुल्पे फेरना या कुल्पे चलाना, गाँव की भाषा में बोलता है। तो ये हो गया, ठीक। अब उसी दौरान जब उसमें वो हल चल रहा है छोटा वाला, है ना, जिसमें हम घास को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, उसी के दौरान भी हम उसमें दूसरी फसल लगा सकते हैं, ठीक। या फिर फसल जब 3 या 3.5 महीने की हो जाती है, उसके दौरान फिर हम उसमें दूसरी फसल के बीज डाल देते हैं। दूसरी फसल के बीज डाल देते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि जब ये फसल कटने वाली होती है ना, उसके पहले जो है ये फसल में ग्रोइंग हो जाती है, मतलब कि ये फसल आ जाती है। पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसी फसल आपको लगाना है जो कि इसकी कटाई के समय नष्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, है ना। अगर जैसे मैंने आलू लगा दिया,
तो आलू तो ठीक है, वो ज़मीन के अंदर जाता है, वो 3 से 4 महीने में ऊपर आएगा, है ना, 3 से 4 हफ्ते में ऊपर आएगा, तब तक मैं ऊपर वाली फसल को क्या कर लूँगा, काट लूँगा। ठीक है, मतलब कि आलू को भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हार्वेस्टर चलेगा खेत में कटिंग के लिए, है ना, बड़े बड़े खेतों में हार्वेस्टर चलाना पड़ेगा। आजकल तो सभी लोग हार्वेस्टर यूज़ करते हैं। अब हाथों से अगर आप कर रहे हो तो आप कुछ और फसल भी उसमें लगा सकते हो, पर अगर आप मशीनों का यूज़ कर रहे हो तो हार्वेस्टर चलेगा तो ये सबको खत्म कर देगा वो। इस वजह से आपको ऐसी कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से आप दोनों का प्रोडक्शन ले सको। ठीक, फिर मक्का के साथ मैंने आलू ले लिया, तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो रहा है हमारा कि जैसे मान लो मैं साल में 3 फसल लेता हूं, है ना, 3-3 महीने की 3 फसल ली मैंने, 9 या 10 महीने 11 महीने मेरे हो गए और 2 महीने मुझे परती छोड़ना है। उसी के दौरान अब हम 1 महीना बचा रहे हैं, जैसे कि गेहूं कटने वाला है अभी 1 महीने बाद, और मैंने क्या कर लिया कि उसी के 1 महीने में मैंने नीचे आलू भी उगा लिया, तो 1 महीना मेरा बच गया। मतलब साल में अगर मैं 3 फसल लेता हूं तो 3 बार करके मैं 3 महीने और बढ़ा सकता हूं, तो मतलब मेरी 4 फसल हो जाएगी। 4 फसल का मतलब क्या हो गया, 4 बार मैंने अगर प्रोडक्शन लिया तो मुझे मेरी जो इनकम है वो कैसी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। मतलब कि आपने जहां पर 3 या 2 फसल ले रहे हो 1 साल के अंदर, इस विधि के द्वारा, रिले फॉर्मिंग के द्वारा आप कितनी फसल ले सकते हो, 3 से 4 फसल ले सकते हो, क्योंकि यहां पर हमारा टाइम क्या हो रहा है, बच रहा है। ठीक, पर यहां पर फिर हमको वही सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये सब टेक्निक सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर इनका जो मैनेजमेंट होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि किसान को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उसको इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है कि भाई किस फसल के लिए मुझे क्या कब देना है ना, कौन सा कीटनाशक पेस्टिसाइड डालना है, कौन सी फर्टिलाइजर डालना है, गोबर का खाद कितना डालना है, ठीक है, पानी कितना देना है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर वो कर सकेगा तो उसको बहुत फायदा होगा, अदरवाइज फिर वो इस टेक्निक को छोड़कर अपनी परंपरागत तरीकों से खेती करना वापस शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जागरूक होना जरूरी है। तो ये तो हो गई मेजर 5 मेथड जिनको हम कह सकते हैं कि एडवांस फार्मिंग है ना। और इन सब का बेसिक जो अगर हम देखें मोटो क्या है, इनका बेसिक मोटो क्या है, ठीक है, कि हाई प्रोडक्शन करना। पहली चीज हम क्या चाहते हैं, हाई प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन कैसा होना चाहिए हमारा, उच्च उत्पादन हमको पाना है। ठीक, फिर कॉस्ट जो है वो कैसा करना है, हमको कम करना है। लो कॉस्ट और उच्च उत्पादन, ये रेशो पर निर्भर करता है ना। जैसे मान लो मैं 5 फसल अगर 1 साल में ले रहा हूं और मेरी जो कॉस्टिंग है वो आ रही है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1 साल में 5 फसल ले रहा हूं, कॉस्टिंग कितनी आ रही, 1.5 लाख रुपए, तो वो कॉस्टिंग उस प्रोडक्शन के रेशो में क्या होगी, कम ही कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं 1 फसल लेता हूं और मुझे मान लो 40,000 या 50,000 की कॉस्ट उसमें आती है, और उसी जगह पर मैं 5 फसल ले रहा हूं और मेरी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 1.5 लाख आ रही, तो भी मैं फायदे में हूं। ठीक है, तो हाई प्रोडक्शन, लो कॉस्ट उसका करना, साथ में क्या करना कि मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, है ना, मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो है उर्वरक क्षमता जो है मेरी, है ना, मिट्टी की जो क्षमता है, कौन सी, उर्वरकता, उसको क्या रखना, बनाए रखना, मेंटेन रखना, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि अगर मिट्टी की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी तो नेक्स्ट साइकिल में आपको प्रोडक्शन और अच्छा मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, फिर से सारी चीज़ें शुरू से करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जितनी भी आपकी टेक्निक्स है उन सबका बेसिक जो मोटो है, उनका जो उद्देश्य है वो यही होता है कि मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना, खर्च कम से कम करना और प्रोडक्शन जो है वो हाई रखना। अच्छा, एक और चीज इसमें जोड़ सकते हैं कि वाटर का जो कंजप्शन है वो भी कैसा रखना है हमको, लो, है ना, वाटर का जो यूज है वो भी कैसा रखना है, लो रखना है, मतलब कि कम से कम पानी का इस्तेमाल हो सके, ऐसी टेक्निक हमको डेवलप करना है। क्योंकि आज की डेट में पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा फार्मर्स के पास। देखो, जो लोग नदियों के पास रहते हैं या फिर जिनके पास पर्सनल अपने जो है सिंचाई के साधन है ना, ट्यूबवेल वगैरह है, वो तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी फसल अपनी खेत में लगा सकते हैं। पर ऐसे व्यक्ति जो कि उनके पास पानी की मात्रा बहुत कम है या ऐसा एरिया है जहां पर मिट्टी अच्छी नहीं है, पानी बार बार देना पड़ता है, तो ऐसे क्षेत्रों में ये तकनीकें जो है बहुत काम आती है। इसमें आगे हम डिप इरीगेशन भी पढ़ेंगे, जो भी कम पानी वाले क्षेत्रों में यूज की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 5 टेक्निक आपको क्लियर है सभी को। और टेक्निक कोई सी भी हो, उसका पर्पस तो यही रहने वाला है सभी का, है ना, पर्पस यही रहने वाला है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे अगली टेक्निक पर चलते हैं। अल्ट्रा एडवांस टेक्निक्स, मतलब कि जो बहुत ज्यादा उन्नत कृषि की विधियां जिसको हम कह सकते हैं, है ना, अल्ट्रा एडवांस, ये एडवांस टेक्निक्स हैं जो कि जनरली अब धीरे धीरे लोग यूज करने लगे हैं और अच्छे से वो करना भी सीख गए चीजों को। ठीक है, देखो अल्ट्रा एडवांस में सबसे पहले हम देखें तो ड्रिप इरिगेशन की बात कर लेते हैं, है ना। ड्रिप इरिगेशन एक तो होगा हमारा पॉली हाउस फार्मिंग,
ठीक, मतलब कि पॉली हाउस, इसको इंग्लिश में भी पॉली हाउस ही कहते हैं। पॉली हाउस के बाद आता है नंबर ग्रीन हाउस का। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस है ना, हरित गृह। फिर इसके बाद में हमारे पास आ जाएगी लो टनल, लो टनल मेथड या लो टनल विधि। ठीक, इसके बाद में ड्रिप इरिगेशन हम कर सकते हैं, है ना, ड्रिप इरिगेशन, मतलब कि इसको बोला जाता है बूंद बूंद विधि। ठीक, ये जो 3-4 मेथड है ये थोड़ी सी और एडवांस है, जिनसे हम प्रोडक्शन जो है 8 से 10 गुना कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास 1 एकड़ का फील्ड है ना, 1 एकड़ का किसान हूं मैं छोटा सा। मैं अपनी खेती में 1 एकड़ की जमीन से मान लो मैंने लगाया क्या, जो हमारा खीरा होता है ककड़ी, मान लो मैंने ककड़ी लगाई, मार्केट में जो हम खाते हैं ककड़ी सलाद वाली, वो ककड़ी मैंने लगाई। 1 एकड़ में मुझे 200 से 300 कुंटल का प्रोडक्शन होता है नॉर्मल फार्मिंग में, है ना। नॉर्मली अगर मैं उसको उगाता हूं तो कितना होता है मुझे, 200 भी हम ज़्यादा मान लेते हैं, मान लो हमने 150 कुंटल ले लिया, है ना, एक एवरेज। भाई कई तरीके की चीज़ें होती पूरे सीजन के अंदर, कभी अच्छी भी हो गई फसल, कभी बुरी भी हो गई, कभी कोई बीमारी आ गई, तो हम 150 कुंटल लेके चलते हैं कि 1 एकड़ के अंदर कितना हो जाएगा मेरे पास, 150 कुंटल एक सीजन में ककड़ी वो देगा। अगर वही खीरा वही ककड़ी मैं पॉली हाउस के अंदर लगाऊंगा तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो 800 कुंटल या फिर मैं कहूं कि 1 टन के आसपास हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 टन के आसपास, मतलब कि 8 से 10 गुना उसका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, वो कैसे बढ़ेगा वो अभी मैं सब आपको बताऊंगा। ये पहले नाम सबने लिख लिए, है ना। अब देखो इसको एक एक करके हम देखते हैं। पॉली हाउस क्या है, हम पहले भी इसमें बता चुका हूं, वैसे तो मैं आपको कई बार। ये मेरी जमीन है ना, ये जनरली 1 एकड़ के एरिया में लगता है, 1 एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम आप फिर अगर देखना चाहो तो 20 या 25 डिसमल जो जमीन होती है, मतलब कि 1 एकड़ का 1/4 भाग, उसमें ये लग सकता है। ठीक है, मतलब कि या तो क्वार्टर वाले पोर्शन में लगेगा, या फिर अगर जो बड़ा किसान है तो पूरा 1 एकड़ में भी वो लगवा सकता है। 1 एकड़ से ज़्यादा अगर आपको लगानी है तो फिर वो टुकड़ों में लगती है ना, 1 एकड़ का अलग, फिर दूसरे 1 एकड़ का अलग, इस तरीके से पूरे सलंग नहीं लगती है वो। तो क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं बात करूं, मेरे पास ये जमीन है, मैंने क्या किया कि यहां पर पहले तो मैंने फाउंडेशन पाइप लगा दिए। क्या लगा दिए, फाउंडेशन पाइप। इनको बोला जाता है GI पाइप। कौन से पाइप लगते हैं पॉली हाउस में, GI पाइप। GI पाइप का मतलब गैल्वेनाइज्ड पाइप। कौन से पाइप, गैल्वेनाइज्ड। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बोलो जरा जल्दी से। गैल्वेनाइज्ड पाइप का मतलब कि मेरे पास आयरन का पाइप है, ठीक है, आयरन का पाइप है, उसके ऊपर मैंने जिंक का लेयर चढ़ा दिया। किसका लेयर चढ़ा दिया, जिंक का। इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या करती है, रिड्यूस करती है। लोहे में जो जंग लगता है, भाई अगर आप लोहे का पाइप लगाओगे जमीन में तो वो तो कुछ साल के बाद उसमें जंग आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस पॉली हाउस में हम कैसा पाइप लगाते हैं, GI पाइप। GI पाइप कैसा होता है, पाइप लोहे का ही रहता है पर उसके ऊपर जिंक का क्या करा दिया जाता है, लेयर चढ़ा दिया जाता है, पूरा उसके जिंक के सॉल्यूशन में डुबा के उसको, और उसको पूरा कोटेड कर दिया जाता है, जिससे कि अब उसमें जंग नहीं लगेगा, अब उसमें कोई भी रस्ट फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए उसकी जो एज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। वो कम से कम 20-25 साल तक खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि सीधा पानी तो उसके ऊपर गिरेगा नहीं, ऊपर से तो पॉलीथीन लगी हुई है ना। और साथ में जमीन में भी जहां उसको गाड़ा जाता है वहां भी सीमेंट और कंक्रीट डाला जाता है, जिससे भी वो बच जाता है। ठीक, तो सबसे पहला चीज तो GI पाइप यूज होता है। ठीक, उसके बाद जो पॉलीथीन यूज होता है ना, जो पॉलीथीन यूज होता है वो होता है 50 माइक्रोन का, 50 माइक्रोन का, 50 माइक्रोन का पॉलीथीन यूज होता है। ठीक, जो कि सनलाइट को क्या करता है, छान के अंदर भेजता है ना। जैसे कि छन्नी लगी होती है, सूर्य की किरणों को क्या करता है, वो हानिकारक किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेस को ऊपर रोक लेता है, और जो अच्छी रेज है उनको क्या कर देता है, वो अंदर आने के लिए फॉलो कर देता है, छोड़ देता है। तो आप कह सकते हो कि कितना लगेगा ये आपको, 50 माइक्रोन का, है ना। ये अलग अलग ग्रेड के होते हैं जिनसे कि अलग अलग यूज में इनको लिया जाता है। तो 50 माइक्रोन का पॉलीथीन लगेगा, GI पाइप इसमें इस्तेमाल होता है। और उसके बाद तो फिर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो अलग चीज है। अब देखो, अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो 1 एकड़ का जो पूरा कॉस्ट आता है पॉली हाउस लगाने का, 1 एकड़ की अगर मैं बात करूं तो 1 एकड़ जमीन के अंदर 30 से लेकर के 33 लाख रुपए की जो है कीमत लगती है एक पॉली हाउस लगाने में।
1 एकड़ के अंदर कितना पैसा लगता है, 30 से लेके 33 लाख मतलब 33 lakhs के ऊपर। ये अलग अलग स्टेट्स में वेरिएट कर सकता है, 2-4 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी कितनी देती है, तो ये सब्सिडी जो है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। हमारे एमपी की अगर मैं बात करूं तो एमपी की जो गवर्नमेंट है वो इस पे 50% का सब्सिडी देती है। कितना सब्सिडी देती है, 50% सब्सिडी देती है। मतलब कि अगर मुझे पॉली हाउस लगाना है, ठीक है, तो मुझे 50% सब्सिडी उस पर मिल जाएगा। अब मतलब कि 30 लाख का टोटल बजट है, उसमें से 15 लाख मुझे लगाने पड़ेंगे और 15 लाख क्या कर देगी, गवर्नमेंट दे देगी। इस तरीके से सब्सिडी इस पर मिल जाती है, ठीक। फिर अगर मैं बात करूं, आप उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहां 70 से 75% के आसपास भी सब्सिडी मिलती है। 70 to 75% के आसपास भी सब्सिडी मिलती है। जो नॉर्मल एरियाज हैं हमारे, उनमें सब्सिडी 50% मिलती है लगभग हर स्टेट में, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, है ना, गुजरात हो, इन सभी जगहों पर 50% सब्सिडी नॉर्मल है जो कि गवर्नमेंट देती है, ठीक। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक और चीज़ देना शुरू कर दिया है, क्या, कि जो ये पॉलीथीन लगती है ये 2-3 साल में खराब हो जाती है ना, 2-3 साल के बाद ये क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो जब किसान उसको चेंज करता है उस पर भी वो सब्सिडी देती है ना। मतलब जो चेंजिंग होती है पॉलीथीन की, उस चेंजिंग के ऊपर भी वो 50 से लेकर के 70% तक क्या देती है, सब्सिडी देती है। पॉलीथीन अगर आपको चेंज करवाओगे तो वो भी सब्सिडी देती है। अब ये सब्सिडी अभी अगर फिलहाल की मैं बात करूं, फिलहाल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में तो अभी बोल तो दिया है गवर्नमेंट ने, पर अभी तक अगर कहें कि प्रैक्टिकल अगर उसका देखा जाए तो जमीनी रूप से उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। पर हाँ, पॉली हाउस के फॉर्मेशन के लिए वो जरूर सब्सिडी देती है, ठीक। चलो, ये तो इसके कुछ डाटा की हमने बात कर ली। 1 एकड़ का खर्चे की बात कर ली। अब देखो क्या करना है हमको, पॉली हाउस बनाते कैसे हैं। पॉली हाउस में आपको जमीन में गड्ढा करना है। पहले तो ये मेरे पास जमीन है, इसमें जितने भी एरिया में लगाना है उसमें आपने होल किए, गड्ढा किए और उसमें क्या किया, पाइप डाल दिए, फाउंडेशन पाइप। ये फाउंडेशन पाइप डाले, उसमें मैंने कंक्रीट और भर के उसको पूरा क्या कर दिया, पैक कर दिया, ठीक। अब इनके ऊपर दूसरे पाइप इस तरीके से लगा के और फ्रेम खड़ा कर लिया जाता है, ठीक है। ये दूसरा पाइप मैंने ऊपर से फिट कर दिया यहाँ से। और पॉली हाउस में एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कहीं पर भी वेल्डिंग नहीं होती है, ठीक है, कहीं पर भी इसमें वेल्डिंग नहीं होती। सारा काम नट बोल्ट से किया जाता है, क्योंकि जहां भी वेल्डिंग होती है तो वो जीआई की जो कोटिंग है वो निकल जाती है ना। जो आपने जिंक का लेयर चढ़ाया ना पाइप के ऊपर, वो निकल जाता है वेल्डिंग से गर्म होने की वजह से, तो वहां पे जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए पॉली हाउस में कहीं पर भी वेल्डिंग नहीं की जाती। सारा कुछ कैसे किया जाता है, नट बोल्ट के थ्रू अरेंज किया जाता है। ये नीचे का एक पाइप है, उसके ऊपर दूसरा पाइप फंसा दिया, इसके ऊपर फिर इस तरीके से मैंने पाइप मोड़ने वाली मशीन आती है, उससे पाइप मोड़ मोड़ के और इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर खड़ा कर लिया, ठीक है। ये बन गया मेरा पॉली हाउस, ठीक है। अब पॉली हाउस बना लिया। पॉली हाउस में कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या ध्यान रखोगे भाई आप, सबसे पहले तो ये जो बगल वाली दीवारें होती है, इसमें मुझे इंसेक्ट नेट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, ये डोम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, कई तरीके के स्ट्रक्चर बनाते हैं, पर अगर मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की और सबसे पॉपुलर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से बनता है। देखो, ये एक वाला जो आपका डोम है वो ऊपर इस तरीके से जाता है और दूसरा डोम जो है उसमें यहाँ पर आकर के इस तरीके से फिट हो जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, है ना, यहाँ पर जो है एयर का वेंटिलेशन रहता है। क्या रहता है, एयर का वेंटिलेशन, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और बहुत सारी चीज़ें उससे काम में आती है। देखो, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, शुरू से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे की जगह पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंसेक्ट नेट लगा दिया मैंने। इंसेक्ट नेट मतलब कीड़ों के लिए जो है जाली लगा दी, क्योंकि पूरा अगर मैं पॉलीथीन से पैक कर दूंगा तो पेड़ पौधे तो अंदर घबरा जाएंगे, उनको भी तो सांस लेना है, तो जाली लगाना पड़ेगी हमको, है ना, ताकि कीड़े वगैरह अंदर ना आ सके पर हवा का जो फ्लो है वो हो सके। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, इंसेक्ट नेट लगा दिया मैंने, ठीक, कीड़ों के लिए जाली लगा दी। वही जाली यहां पर भी लगती है जो वेंटिलेशन होता है ना, इंसेक्ट नेट, कीड़ों के लिए जाली यहां पर भी लगा दी, ठीक। दूसरा, इसमें सबसे महंगी चीज कि पॉलीथीन तो पूरा जो है एक तरीके से धूप, अगर आप उसके अंदर खड़े रहोगे पॉली हाउस के अंदर तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है उसका। तो अगर गर्मी के दिनों में आपको छांव करनी हो तो कैसे करोगे, क्योंकि ये तो जो पॉलीथीन है ये तो व्हाइट है पूरा, तो यहां पर फिर हम क्या करते हैं, यहां पर ग्रीन कलर का नेट और लगाते हैं अंदर से। क्या लगाते हैं, ग्रीन कलर का नेट। ये ग्रीन नेट जो कि हम घरों में यूज करते हैं ना, ग्रीन नेट, और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 50%।
मतलब कि वो 50% धूप को अंदर आने देगा और 50% धूप को बाहर रोक लेगा, मतलब कि सनलाइट 50% अंदर आ पाएगा। यहाँ पर मेरे पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, ऊपर पॉलीथीन है। अगर मान लो मुझे लग रहा है कि धूप ज़्यादा है तो मैं इन पर्दों को लगा सकता हूँ, और अगर धूप कम है तो मैं इनको हटाकर इस तरीके से वहाँ पर वो साइड भी हो जाते हैं। वो पूरा मैकेनिज्म होता है ना। मतलब पर्दे जैसे हम घर में लगाते हैं और हटाते हैं, वैसे ही ये वाला पर्दा भी हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। वो एक उसमें रस्सी देते हैं, एक डोरी देते हैं, उसको अगर आप खींचोगे तो पर्दा पीछे चला जाएगा, और अगर उसको आप छोड़ दोगे तो वो पर्दा वापस आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये पूरा मैनेजमेंट। फिर दूसरा, अगर मान लो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो इसमें फॉगर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? फॉगर। फॉगर का मतलब समझते हो क्या होता है? फॉगर का मतलब कि पानी के फव्वारे, ठीक है, जो शॉवर होता है ना हमारा, उसी तरीके से फॉगर का मतलब कि बहुत कहें कि पानी की बहुत बारीक बूंदे वो ऊपर से गिराता है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि गर्मी बढ़ रही है तो मोटर चालू किया, जिससे कि पानी की जो ड्रॉपलेट्स है बहुत बारीक बारीक वो नीचे गिरने लगेंगी, ठीक, और सारे पौधों को ठंडक मिलेगी, जिससे अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो कितनी चीज़ें लगाई मैंने? पहली फॉगर लगाया, ठीक है, दूसरा ग्रीन नेट लगाया, तीसरा इंसेक्ट नेट लगाया, ठीक, ये चीज़ हो गई। इसके बाद इसमें और क्या होता है? देखो, इसके बाद इसमें एक दो चीज़ें और होती है कि यहाँ पर क्रॉप नेट लगाया जाता है। कौन सा नेट लगाया जाता है? क्रॉप नेट, क्योंकि इसके अंदर जो भी फसल लगती है वो सब कैसी होती है? बेल वाली फसल होती है। कैसी होती है? बेल वाली, ऊपर चढ़ने वाली, है ना। कोई नीचे जमीन पर लगाने वाली कोई फसल नहीं होती इसके अंदर। हाँ, फूलों की खेती जरूर होती है, तो फूलों की अगर फ्लावर की आप उसमें एग्रीकल्चर करते हो तो उसमें क्रॉप नेट की जरूरत नहीं। क्रॉप नेट का मतलब एक जाली है, जैसे कि हम घरों में बेल को चढ़ाने के लिए रस्सी बांधते हैं ना, वो ऊपर चढ़ जाती है, वैसे ही क्रॉप नेट अगर आप लगा दोगे तो वो उस नेट पे चढ़ के जो बेलें हैं वो क्या हो जाएंगी? ऊपर चली जाएंगी, ठीक, जिसकी वजह से इसकी जो हाइट है उस हाइट पर ऊपर चली जाती है और प्रोडक्शन अच्छा देती है। तो ग्रीन नेट हो गया, क्रॉप नेट हो गया, इंसेक्ट नेट हो गया, है ना। इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो हाइट है ये 6 मीटर के आसपास होती है। कितनी होती है? 6 मीटर। 6 मीटर पूरी कहां से बता रहा हूं मैं? यहां से, ऊपर से, है ना। ये ऊपर का जो डोम है उससे लेकर ग्राउंड के लेवल तक कितनी हाइट है मेरे पास? 6 मीटर की हाइट है, ठीक है। 6 मीटर का पूरा पॉली हाउस जो है उसकी हाइट होती है। दूसरी चीज, इसके अंदर ट्रैक्टर, अच्छा, इसके अंदर एक जो है हम कहें कि एक रूम बनाया जाता है जिसको कहा जाता है, क्या कहते हैं यार उसको, जैसे कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों में जब जाते हैं ना, या कहीं पर भी हम पनडुब्बी वगैरह में जाते हैं, या ऐसी कोई भी जगह जहां पर हम पूरा सीलिंग चाहते हैं, है ना। जैसे मान लो पॉली हाउस का जो गेट होता है ना, उसके ऊपर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। देखो, डबल डोर अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। ये डबल डोर है, ये इस तरफ मेरा पूरा पॉली हाउस है ना, ये पूरा पॉली हाउस है। अगर इधर से मैं अंदर आता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ये गेट को खोल के मैं यहां अंदर आऊंगा, ठीक, ये अंदर आ गया। अंदर आने के बाद क्या होगा? ये गेट बंद कर दिया जाएगा और पहले मुझे स्टरलाइज किया जाएगा, मतलब कि पहले मुझे क्या किया जाएगा? एक तरीके से हवा का पंप किया जाएगा मेरे ऊपर पूरा, जिससे कि अगर मेरे साथ कोई कीड़ा वगैरह, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आ रहा हो तो वो क्या हो जाए? यहीं पर रह जाए, ठीक। फिर ये वाला गेट बंद कर दिया जाता है, फिर ये गेट ओपन करेंगे और फिर मैं पॉली हाउस में अंदर जा सकता हूं, ठीक। मतलब कि यहां पर दो डबल डोर का अरेंजमेंट होता है पॉली हाउस के अंदर अगर आपको जाना है, ताकि वो एटमॉस्फेयर से कनेक्ट ना हो पाए, है ना, बिना इंसेक्ट नेट के। ये इस तरीके का इसमें अरेंजमेंट होता है, ठीक है भाई। तो फॉगर हो गया, हाइट हो गई इसकी। अब इसकी एज की अगर मैं बात करूं तो 25 से 30 साल तक ये आसानी से काम करता है, ठीक है। और प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन जो है 8 से 10 गुना जो है ये प्रोडक्शन देता है, ठीक। इसके बाद इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके अंदर जो फसलें आप लगाओगे वो सब कैसी होती हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। कैसी फसलें होती है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, है ना। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, पॉली हाउस के अंदर यही फसलें लगाई जाती है। इसको हिंदी में कहा जाता है स्वपरागित फसलें। क्या कहा जाता है? स्वपरागित फसलें। इसका मतलब क्या होता है? स्वपरागण। देखो, कोई भी जो फसल होती है उसके अंदर दो तरीके के फूल होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, है ना। मेल का जो पोलेंस ग्रेन होते हैं, जो पराग कण होते हैं, उनको फीमेल के ओवरी तक जाना पड़ता है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स का मतलब कि कोई भी क्रॉप होती, कोई भी फसल होती है, उसमें दो तरीके के फूल उगते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल का जो पोलन ग्रेन है, जो पराग कण है, उसको कहां पर जाना है? ओवरी में। जब तक वो नहीं जाएगा तो फ्रूट नहीं बनेगा, फसल में फल नहीं लगेगा, ठीक। तो अब कुछ फसलें होती है जो कि
कीड़ों के ऊपर निर्भर करती है। जैसे मधुमक्खी आती है, एक फूल पर बैठती है, फिर दूसरे फूल पर बैठती है, तो उसके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे फूल तक पहुंच जाती है और उसको परागित कर देती है और वहां पर फल बन जाता है। ठीक, पर पॉली हाउस के अंदर तो हमने पूरा बंद कर रखा है, तो वहां तो कोई कीड़ा जा नहीं सकता, चाहे वो मक्खी हो चाहे मच्छर हो, कुछ भी हो, तो पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर जो फसलें लगती है वो कैसी होती है? सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब कि मान लो मेरे पास ये फ्लावर है ना, ये जो फ्लावर है इसके अंदर दोनों तरीके के ऑर्गन है मेरे पास, है ना, मतलब कि ये रहा मेरा पोलन ग्रेन्स और उसी फूल के अंदर क्या होती है? ओवरी। एक ही फूल के अंदर मेल फीमेल दोनों के पार्ट होते हैं, है ना, ऐसी ही फसलें इसके अंदर लगाई जाती हैं। अदरवाइज यहाँ पर पॉलिनेशन ही नहीं होगा और आपका जो प्रोडक्शन है वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक ही फूल आता है इन फसलों के अंदर जिसके अंदर मेल का पार्ट भी है और फीमेल का पार्ट भी है, और फिर उनको करना क्या होता है? सिर्फ थोड़ा सा उनके पास एक पंप रहता है हवा का, उस पंप से, जैसे हमारा हेयर ड्रायर रहता है ना, वैसा पंप रहता है, उस पंप से वो इसके ऊपर फूलों के ऊपर हवा डालते हैं हल्की हल्की, जिससे ये परागकण गिर के कहाँ चला जाता है? ओवरी के अंदर। ठीक, और पॉलिनेशन वहां पर हो जाता है। और नॉर्मली भी अगर मान लो ये बाजू के नेट अगर आप खोल दो, तेज हवा अगर चल रही है तो वो फूलों के हिलने से भी वो अपने आप क्या चले जाते हैं? अंदर चले जाते हैं। तो इसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, मतलब कि स्वपरागित फसलें। इनमें किसी भी प्रकार के कीड़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा पॉली हाउस का हमारा स्ट्रक्चर है। इंडिया के अंदर अभी ये उतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसकी कॉस्ट आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा है ना। एक किसान की ज़मीन की कीमत भी नहीं है इतनी जितनी पॉली हाउस लगाने की कीमत है, इसी वजह से ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। पर इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ होता है नर्सरी बनाने में। नर्सरी समझते हो क्या होता है? क्या होता है? देखो, पेड़ पौधों को उगाया जाता है बेचने के लिए, वो तो ठीक है, वो तो हमारे फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं। फसलों की अगर नर्सरी की मैं बात करूं तो वहां पर हम क्या करते हैं? जैसे मान लो मुझे तरबूज लगाना है। क्या लगाना है? तरबूज। अब तरबूज की जो खेती है वो कब शुरू होती है? जनवरी में शुरू होती है। जनवरी 15 जनवरी के आसपास उसको बोना पड़ता है और वो जाके 2-3 महीनों में मार्च एंड तक फिर आ जाता है ना। ये उसका एक साइकिल है। पर अब क्या करना है हमको? तो प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस तरबूज के पौधे को पहले ही तैयार कर लूँगा इस पॉली हाउस के अंदर। भाई तरबूज के पौधे को गर्मी चाहिए, भाई उसको कितनी गर्मी चाहिए? उसको 15 से 20 या 22 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए, तो उसी टेम्परेचर में वो ग्रो करेगा, उसी टेम्परेचर में उसमें अंकुरण होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा पॉली हाउस के अंदर, तो मैं अपनी मनमर्जी के हिसाब से टेम्परेचर रख सकता हूं, है कि नहीं। तो मैंने टेम्परेचर उतना ही रखा जितना तरबूज के पौधे को जरूरी है, और उसी के अंदर मैंने पौधे को बड़ा कर लिया। मतलब कि दिसंबर के महीने में ही मैं तरबूज की नर्सरी तैयार करना शुरू कर दूंगा और 15 जनवरी तक वो पौधा 1 महीने का हो जाएगा। ठीक, कैसे करते हैं नर्सरी तैयार? छोटे छोटे, अच्छा ये पूरा हो गया तो मैं इसको मिटा देता हूं। ये पूरा मैंने मिटा दिया। अब देखो नर्सरी में कैसे तैयार करूंगा कि जो प्लास्टिक के डिस्पोजल होते हैं ना छोटे छोटे, है ना, इस तरीके के डिस्पोजल या फिर प्लास्टिक की थैली, है ना, उसमें मिट्टी भर के और उसमें बीज लगा दिया जाता है। ठीक, और वो बीज बड़ा हो जाता है 1 महीने के अंदर, है ना, इतना बड़ा हो जाता है वो, कम से कम हम मान सकते हैं कि 8 इंच का हो जाता है। ठीक है, अलग अलग पौधा अलग अलग बढ़ता है। तो तरबूज के पौधे की अगर मैं बात करूं तो 6 से 8 इंच वो बढ़ जाता है। और ये पूरा काम कब हो रहा है? नर्सरी के अंदर ही हो रहा है। अब इस पौधे को मैं उठा के सीधा कहाँ इसका प्लांटेशन कर दूंगा? जमीन के अंदर, बाहर, जनवरी के अंदर। 15 जनवरी में जबकि बाकी के लोग तरबूज का बीज बो रहे होंगे जमीन में, मेरा पौधा 1 महीने का हो चुका है और अब मैं उसको डायरेक्ट बो दूंगा, तो मैं उन सभी से 1 महीने आगे रहूंगा कि नहीं रहूंगा, है ना। और जब उनकी फसल आएगी मार्च में, मेरी फसल फरवरी में ही आ जाएगी, तो मार्केट में मुझे अच्छा प्राइस मिलेगा, क्योंकि जिसकी फसल जल्दी आएगी मार्केट में उसको प्राइस अच्छा मिलता है। हम देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ का सीजन जब शुरू होता है तो उसकी जो प्राइस है वो कैसी होती है? हाई होती है। चाहे आप मटर ले लो, चाहे आप कोई सी भी सब्जी ले लो, और जैसे ही उसका सीजन ऑफ हुआ तो मतलब कि बाकी की फसलों आना शुरू हुई मार्केट के अंदर, तो प्राइस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो नर्सरी तैयार की जा सकती है पॉली हाउस के अंदर, जिससे हम इसको कहते हैं अग्रिम खेती। क्या कहा जाता है इसको? अग्रिम खेती या अगाड़ी कृषि, है ना, अगाड़ी कृषि, या कि हम इसको पहले ही 1 महीना या 1.5 महीना पहले चलते हैं ताकि इस तरीके के हम इसको फायदा ले सकें। ठीक, तो ये नर्सरी तैयार की जा सकती है पॉली हाउस के अंदर। ठीक, ये पहला पॉली हाउस वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब चूंकि गवर्नमेंट ने देखा कि भाई पॉली हाउस तो बहुत महंगा
लोग इसको लगा नहीं रहे हैं, सब्सिडी देने के बाद भी नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब्सिडी की फाइल्स पड़ी रहती हैं, गवर्नमेंट पहले पैसा तो हमने लगा दिया अपने पास से, अब सब्सिडी आएगी जब आएगी, है ना, और नहीं आई, मान लो सरकारी काम है, बहुत लेट भी हो जाता है कभी कभी, तो उससे किसानों पर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। ठीक, तो फिर क्या किया कि वैज्ञानिकों ने एक नई विधि निकाली जिसको क्या कहा जाता है, लो टनल फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग है वो? लो टनल। लो टनल फार्मिंग में क्या करते हैं, लिखो जरा, लो टनल फार्मिंग। देखो भाई, लो टनल फार्मिंग में मैं क्या करूंगा कि ये मेरे पास जमीन है ना, इस जमीन के अंदर मैं क्या करूंगा, ये मेरी फील्ड है, इस फील्ड में मैं इस तरीके से, यहां पर सस्ता काम होता है, ठीक है, काम वही होगा पॉली हाउस जैसा ही, ठीक है, पर कैसा होगा, सस्ता होगा। सस्ता कैसे होगा कि ये जमीन है मेरे पास, मैंने क्या किया, इसमें इस तरीके के, ये देखो, ये इस तरीके के मैंने सरिये लगा दिए मोड़ करके, है ना, लोहे के सरिये इस तरीके से लगा दिए मैंने, और एक टनल बना ली। टनल का मतलब समझते हो, जैसे रेल चलती है टनल के अंदर, तो वैसे ही मैंने, जैसे मान लो एक सरिया लिया, उस सरिये को ऐसा मोड़ के और दोनों तरफ से उसको जमीन में गाड़ दिया, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे सरिये लगा दिए एक लाइन से लोहे के, और फिर उन लोहे के सरिये के ऊपर मैंने क्या किया, प्लास्टिक ढांक दिया। लोहे के सरिये के ऊपर पूरा क्या कर दिया मैंने, प्लास्टिक ढांक दिया। तो ये अंदर की जो जगह है ना, ये पूरी, इसके अंदर मैं पहले से ही मेरे सीडिंग करके रखूंगा, है ना, बीज उसके अंदर मैं डाल दूंगा पहले से ही, और फिर सरिया लगा के उसको पूरा प्लास्टिक से क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरा खर्च है वो केवल प्लास्टिक का आएगा, सरिया तो बहुत सस्ता है, आसानी से काम हो जाएगा। तो 1 एकड़ के अंदर मात्र जो 30 लाख रुपए लग रहे थे, अब केवल 30,000 में ये काम हो जाएगा। कितने हज़ार में हो जाएगा, 30,000 में। केवल प्लास्टिक का पैसा देना है मुझे। प्लास्टिक की कीमत जो है लगभग 50 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से मिलता है वो पॉली हाउस का प्लास्टिक, है ना, 50 रुपये का 1 वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर 50 रुपये का मिलेगा। तो उसके हिसाब से अगर देखूंगा मैं तो 30-35 हज़ार के अंदर ये मेरा लो टनल तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है लो टनल? प्लास्टिक लगाना है, प्लास्टिक का टनल बनाना है, उसके अंदर फिर मेरा पौधा लगा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बाहर अगर ठंड है तो अंदर गर्मी रहेगी, जिससे कि मैं यहाँ पर भी अग्रिम खेती कर सकता हूँ, पहले 1 महीने पहले की खेती यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ। मुझे पॉली हाउस की भी ज़रूरत नहीं है ना, मुझे नर्सरी की भी ज़रूरत नहीं है, नर्सरी इसी के अंदर ही लगा दो। बात समझ में आ रही? तो ये लो टनल फार्मिंग, ये कि लो कॉस्ट में हो जाती है और इसकी हाइट भी कम होती है। इसके अंदर मनुष्य जा नहीं सकता है ना, इसके अंदर आपको कई जगहों पर लो टनल बड़ी भी बनाई जाती है जिसके अंदर इंसान भी चला जाता है, पर उसमें फिर वही खर्चा ज्यादा हो जाता है। सबसे जो इफेक्टिव तरीका है वो इसी तरीके का है ना। एक बार आप फसल लगा दो, बेड बना के फसल लगा दी, उसके ऊपर सरिये लगा के और उसको पूरी ऊपर से नीचे तक ढांक दो, ठीक। फिर उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई शाम के समय पर उसको खोलना भी पड़ता है, दिन के समय उसको खोलना पड़ता है, रात के समय उसको ढकना पड़ता है, उसमें भी मेहनत लगती है ना, पर उसमें खर्च क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लो टनल फार्मिंग हो गई। इसके बाद हमने कौन सी लिखी थी, इसके बाद कौन सी फार्मिंग लिखी थी, ग्रीन हाउस। देखो ग्रीन हाउस में कुछ नहीं करना है। ग्रीन हाउस फार्मिंग जो है वो केवल धूप से बचाने के लिए की जाती पौधों को, है ना, कि जैसे मान लो अब गर्मियों में सब्जियां महंगी हो जाएंगी, सारी की सारी वेजिटेबल्स के प्राइस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं गर्मियों में खेती करता हूं सब्जी की तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब गर्मियों में तेज धूप पड़ती है, पौधे जल जाते हैं, क्यों, भले ही आप कितना भी पानी दो तो भी पौधे जल जाएंगे। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, उनको शेड में रखूंगा केवल, है ना। तो वो जो नेट हमने बताया था ना, ग्रीन नेट 50% वाला, जिसमें कि 50% रोशनी अंदर आती है, तो ये मेरी मान लो क्रॉप्स लगी हुई है सारी, है ना। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बांस लगा करके और उसके ऊपर पूरा नेट लगा दूंगा इस तरीके से, है ना। ये ग्रीन नेट लगा हुआ है जिससे कि सन की जो रेज है अल्ट्रावायोलेट, वो रेज इसके अंदर नहीं आ पाएंगी, पौधे छांव में रहेंगे, जिसकी वजह से अच्छे से ग्रो करेंगे और आपको प्रोडक्शन भी क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। इसका एक और फायदा है कि ये क्या कर रहा है, ये करता है रिड्यूस करता है किसको, इवोपरेशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। इवोपरेशन का मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण। भाई पौधों के ऊपर अगर धूप पड़ेगी तो वो डिहाइड्रेट होंगे, वो पानी को भाप बना के पानी उनमें से खींच लेगा। हम लोग भी अगर ज़्यादा टाइम धूप में रहेंगे तो क्या होगा, हम भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी। तो पौधों को अगर सीधी धूप में रखा जाएगा तो पानी बहुत ज़्यादा खर्च होगा, आपको जमीन बार बार सूख जाएगी, आपको उसमें बार बार पानी देना पड़ेगा। पर अगर आपने शेड लगा दिया ऊपर तो पानी की बचत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पानी भाप बन के उड़ेगा नहीं, तो ज़मीन गीली बनी रहेगी और पौधे को ज़्यादा समय तक आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तरीका हो सकता है। तो ग्रीन हाउस
की वजह से, पॉली हाउस की वजह से, लो टनल की वजह से हम पानी की भी बचत कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अंदर वहाँ पर खरपतवार नहीं आती, मतलब कि जो अनवांटेड जो आपके प्लांट्स हैं वो नहीं उग पाते हैं, क्योंकि उनके फेवरेबल कंडीशन होती नहीं है अंदर, है ना। हम तो सिर्फ हमारी फसलों की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, प्रोडक्शन हाई है, कॉस्ट लो है, कुल मिलाकर के किसान जो है उसको अच्छा फायदा होता है। ठीक, आगे देखो, इसमें एक और तरीका होता है कि जो बेड होता है उसको प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है ना। जैसे ये मैंने बेड बनाया, इस बेड को पूरा प्लास्टिक से मैं कवर कर दूंगा और जहां पर मुझे पौधा लगाना है वहां पर मैं छेद कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लो यहां अगर घास का बीज है, उसको ऊपर से प्लास्टिक ढकी हुई है, तो उसको हवा पानी कुछ नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, है ना। इस वजह से भी खरपतवार नहीं उगती है। तो ये भी एक तरीका होता है, जो ये तरीका तो हमने देखा होगा हमारे आसपास भी, है ना, प्लास्टिक से नीचे जमीन को कवर कर देते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा ग्रीन हाउस और पॉली हाउस, लो टनल, और इसके बाद और क्या था, ड्रिप इरिगेशन, है ना। चलो, अब ड्रिप इरिगेशन देखो क्या होता है। ड्रिप इरिगेशन ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है ना। उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, पानी की बचत करना। कैसे करेंगे भाई बचत? जनरली खेतों में पानी कैसे दिया जाता है? जनरली खेतों में पानी जो है वो पाइप के थ्रू दिया जाता है। पाइप से पानी, पाइप मतलब वो जो आपका कितने इंच का पाइप है, ये कम से कम ये 3 या 4 इंच का पाइप आता है ना। 3 या 4 इंच का पाइप आता है, उस पाइप से पानी दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। भाई पौधे को पानी चाहिए, वो साथ में पूरे खेत को गीला कर देता है, जिससे कि क्या होता है, पानी भी ज़्यादा लगता है और साथ में घास वगैरह दूसरी चीज़ें भी उगाती है। तो अब वैज्ञानिकों ने नई तकनीक कौन सी बनाई, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में मैं क्या करूँगा, ये मेरा पौधा है, ठीक, मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक मोटर लगाई, है ना। ये मेरी मोटर है, मान लो ये 1 HP का मोटर है। इस मोटर से मैंने प्लास्टिक की ट्यूब को यहाँ पर पूरे खेत में बिछा दिया। क्या कर दिया, प्लास्टिक की ट्यूब को पूरे खेत में क्या कर दिया, बिछा दिया। ठीक, अब इस प्लास्टिक की ट्यूब में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, और वो छेद कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर पौधा होता है वहीं पर छेद होते हैं, है ना। तो यहाँ पर पौधा मैंने लगाया और यहीं पर इस प्लास्टिक की ट्यूब में क्या है, छेद है। जैसे ही मैं मोटर चलाऊंगा तो बूंद बूंद करके पानी इस पौधे की जड़ में गिरता रहेगा। ठीक है, इस पौधे की जड़ में गिरता रहेगा, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ पौधे को ही पानी मिलेगा। उसके अगल बगल के कोई भी जो प्लांट है अनवांटेड, उनको कोई भी वाटर का सप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से वो सब मर जाएंगे और हमारा पौधा जो है उसको पानी मिलने की वजह से वो हेल्दी रहेगा। ठीक, तो अब पानी की इसमें बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। कितनी बचत होती है इसमें, 10 से 15 गुना तक पानी इसमें कम लगता है। ठीक है, 10 से 15 गुना पानी इसमें कम लगता है। मान लो मेरे पास 500 लीटर पानी है, ठीक है, और अगर मैं ड्रिप इरिगेशन करता हूं तो मेरा काम जो है वो कितने पानी में हो जाएगा, सिर्फ 10 लीटर में। ठीक है, सिर्फ 10 लीटर पानी में मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ काम का जो पौधा है उसी को पानी पिलाता है, बाकी किसी को पानी नहीं देता है। ये ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है हमको, पहले तो मैं आपको खर्च बता दूं तो 1 एकड़ में जो है ड्रिप इरिगेशन का खर्चा आता है कम से कम 30 से 35 हज़ार का। कितना खर्च आता है, 30 से 35 हज़ार। उसमें मोटर भी आ जाएगी आपकी, ये पूरी ट्यूब भी आ जाएंगी, सारे पाइप भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 1 एकड़ के अंदर ड्रिप इरिगेशन में 30 से 35 हज़ार का खर्चा हमको लगेगा। ठीक है, 30 से 35 हज़ार रुपये। ठीक है भैया, अब ड्रिप इरिगेशन में ध्यान क्या रखना पड़ता है सबसे ज़्यादा, कि आपकी मोटर के अंदर रिवर्स वॉल्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिवर्स वॉल्व। रिवर्स वॉल्व का मतलब कि जब ये ट्यूब है, ये तो पतली पतली, जब इनमें मोटर पानी छोड़ेगा तो वो तो प्रेशर के साथ छोड़ेगा, तो वो ट्यूब फट सकती है ना। तो ट्यूब में उतना ही पानी जाए जितना वो सहन कर सके। इसी वजह से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से एक रिवर्स वॉल्व होता है। वो रिवर्स वॉल्व जो है पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर की तरफ फेंक देता है, जिससे मोटर पर भी प्रेशर नहीं आता है और जो ट्यूब्स है उन पर भी प्रेशर नहीं आता है, जिसकी वजह से वो जो फार्मिंग है, वो जो ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है, पूरा अच्छे से काम करता रहता है। ठीक है, फिर इसको क्या करना पड़ता है, 2-3 साल के अंदर पूरी ट्यूब को साफ करना पड़ता है ना। जैसे कि ये ट्यूब है, इसमें आपको यहां से ये इस तरीके से बेंड होती है आगे से, ताकि पानी, जैसे मान लो मेरा खेत यहाँ खत्म हो गया तो मैंने उस ट्यूब को मोड़ के उसको बांध दिया। अब जब मुझे इसे साफ करना है तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, इसको आगे से खोल दूंगा मैं और फिर पीछे से मोटर चला दूंगा और इसी के अंदर से ये पूरा जो है इसको साफ करते हुए पानी निकल जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ इसमें और क्या फ़ायदा है कि मुझे जो भी फर्टिलाइज़र देना है
वो पानी में घोल दूंगा मैं और वो ड्रिप के थ्रू ही पौधों में चला जाएगा। मतलब मेरे लिए वर्किंग का जो वर्कर लगाने हैं मुझे, है ना, फर्टिलाइजर देने के लिए, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ काम कैसे हो गया है, ड्रिप से हो गया है। उसी में खाद चली गई, उसी में मुझे अगर पेस्टिसाइड डालना है वो भी चला गया, है ना, उसी में मेरा पानी भी चला गया, तीनों चारों काम हो गए। केवल करना क्या है, मुझे एक बार उसको बिछाना है और एक बार उसको हटाना है, बस इतना काम होता है। बाकी उसके अलावा आपका इसमें बहुत ज़्यादा खर्च बच जाता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी भी है, वो भी उसको जो है सॉर्ट आउट कर देता। पर इसमें भी समस्या क्या है कि यहाँ पर किसान को फिर अपने खेत में रहना पड़ता है रखवाली के लिए, नहीं तो सारा सिस्टम लोग उठा के ले जाएंगे, है ना। तो आपको फिर वहाँ पर रहने की, मतलब कि ऐसी जगह पर ये लगाएं ताकि वहाँ प्रोटेक्शन अच्छा हो, ताकि आपका जो सिस्टम है ये लोग ले ना जाए, है ना। लोग खराब कर देते हैं, जानवर इसको खराब कर देते हैं, तो तार फेंसिंग होना जरूरी है खेत के चारों तरफ, है ना, पहली चीज़। दूसरा, फिर आपको एक गार्ड या कोई भी आपका जो होता है ना खेत में काम करने वाले, उसको वहाँ रखना पड़ेगा, या तो कुछ किसान अपने खेत में ही रहते हैं, वो भी उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक। तो इसके साथ अगर मैं तार फेंसिंग का खर्चा जोड़ दूं, है ना, क्योंकि तार फेंसिंग के बिना अगर आप ड्रिप करोगे तो हो सकता है कभी भी आपको नुकसान में चला जाए, वो ट्यूब वगैरह जो भी बिछी है आपको, जानवर उसको खराब कर दे या कोई दूसरा व्यक्ति उसको खराब कर दे। तो अगर तार फेंसिंग का खर्चा और मैं जोड़ दूं 50,000 के लगभग, है ना, ज़्यादा ही होता है वैसे तो, पर हम मिनिमम मान रहे हैं, मिनिमम 50,000 का खर्चा इसमें आएगा तार फेंसिंग करने में, आपको पूरे तार से खेत को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरे तरीकों के हिसाब से बहुत ही अच्छी फार्मिंग है ड्रिप इरिगेशन, ठीक। ये हो गया। तो कृषि से जुड़ी हुई सारी टेक्निक्स लगभग हमने पढ़ ली है ना। अब इससे संबंधित प्रश्न जो है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर ही दूंगा आज, है ना। अब बताओ अगला और क्या है भाई, इसमें हो गई टेक्निक सारी। अब देखो इसमें जो है हमको और क्या पढ़ना है, एक दो चीज़ें और है। देखो हमने आज की डेट में हमारी भारत सरकार ने कृषि के अंदर ही पशुपालन रख दिया, मतलब एनिमल हस्बेंड्री रख दिया, ठीक। दूसरा मुर्गी पालन रख दिया, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग, वो भी कृषि के अंतर्गत ही आती है। तीसरा बी कीपिंग, मतलब मधुमक्खी पालन, है ना, वो भी उसी के अंदर आता है। तीसरा मत्स्य पालन, मतलब मछली पालन, जिसको कि फिशरीज कहते हैं, वो भी उसी के अंदर आता है। फिर एक और चौथा जो नया कल्चर में आ रहा है वो होता है मशरूम की खेती, है ना, मशरूम फार्मिंग, वो भी इसी के अंदर आता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक। देखो सबसे पहले अभी हमारे पास 5-10 मिनट का टाइम है, तो हम एक दो चीजें पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसमें आप लिखो एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि पशुपालन, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। पशुपालन देखो भारत में शुरू से ही जो लोग खेती करते हैं वो पशु तो पालते ही हैं, है ना, साथ में घरों में हमारे पशु होते ही हैं। अगर जिसके पास खेत है वो जरूर से जरूर पशु रखता है, ठीक है। तो पशुपालन भी भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज़्यादातर हमारे देश में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं भाई, ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पर भैंसें पाली जाती है और गाय पाली जाती है ना। गाय और भैंस मतलब काउस और बफेलोस। उसके साथ साथ में अगर पशुपालन में देखा जाए पशु किसको माना जाता है तो बकरी पालन मतलब गोट फार्मिंग, वो भी एक अच्छा बिजनेस होता है, पर उसमें दूध की बजाय मीट के लिए वो बिजनेस किया जाता है ना। और जो आपकी भैंसें हैं, जो गाय हैं, हमारे देश के अंदर दूध के लिए ही उनका पालन किया जाता है। विदेशों में अगर आप जाओगे तो जो है आपको भैंसें तो मिलेंगी नहीं, है ना। ज़्यादातर जो भैंस पाली जाती है वो किस एरिया में है, केवल अपने एशिया के अंदर, है ना। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मतलब पहले तो ये सब एक ही हुआ करता था, भारत ही था पहले, है ना। तो इन जगहों पर एशिया के अंदर भैंस होती है केवल, उसके बाहर जो है ज़्यादातर क्या पाली जाती है, गाय, है ना। तो वो गाय दोनों पर्पज से पालते हैं, वो दूध के लिए भी है और उनके लिए मीट के लिए भी है ना। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चर है खाने का, तो वो तो आप देखोगे तो हजारों से जो गाय के बछड़े होते हैं, है ना। जैसे गाय ने बछड़ा दिया, अब बछड़ा हमारे यहाँ तो क्या होता है भाई, उसको बहुत प्यार से रखते हैं और बाकायदा उसको गाय रोज़ उसको दूध पिलाने के बाद ही दूध देती है ना। पर वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जैसे ही गाय ने बछड़ा दिया वो उसका फर्स्ट और लास्ट टाइम होता है कि वो उसके बछड़े को देखती है, उसके बाद उसका बछड़ा उससे अलग कर दिया जाता है। वो दूध भी उसको मशीनों से पिलाते हैं, गाय को इंजेक्शन के थ्रू दूध लगा लिया जाता है, उसका मशीनों के थ्रू उसका भी दूध लगा लिया जाता है, और वो बछड़े छोटे बछड़े 3-4 महीने का जब होता है तो उसको मीट इंडस्ट्री में बेच दिया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर यही कल्चर होता है ज़्यादातर। उसके बाद गाय भी जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको उठा के वो क्या कर देते हैं, बेच देते हैं मीट इंडस्ट्री में। वो उसको गाय मशीनों से पूरी उसको आगे का प्रोसेस तुमको पता ही है सब, है ना। वहाँ पर बीफ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जो कि हमारे देश में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पशुपालन में हमारे यहाँ गाय पाली जाती है और भैंस, है ना। भैंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट वाला बिजनेस है अगर दूध के हिसाब से देखूं तो वो भैंस होती है,
ठीक है भाई। भैंस का दूध का मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 लीटर होता है ना, 8 से 10 लीटर एक एवरेज की बात कर रहा हूं, है ना। कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं दूध लगाने के भी, उसमें भैंसों ने 30 या 32 लीटर तक दूध दिया है ना। पर हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम एक नॉर्मल जो घर की भैंस होती है, ज़्यादातर कौन सी भैंस पाली जाती है भारत में? मुर्रा भैंस। कौन सी भैंस है भाई? मुर्रा भैंस है और देसी भैंस है ना। मुर्रा भैंस और देसी भैंस दूध कम देती है, उसके साथ बहुत सारी समस्या होती है, पर मुर्रा भैंस जो है वो दूध ज़्यादा देती है। तो देखो भैंस पालन किन किन राज्यों में ज़्यादा किया जाता है, तो ये है हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा पंजाब के अंदर ये बहुत बड़ा बिजनेस है। पालन तो सभी जगह किया जाता है, पर बिजनेस के रूप में अगर देखोगे तो हरियाणा और पंजाब ये भारत के 2 राज्य हैं जहां पर हर घर में 4-5 भैंस आपको मिल जाएगी, हर घर में, ठीक है, हर घर में 4-5 भैंस मिलेगी और इनकी भैंसें पूरी भारत में जाती है और 1.5 लाख की भैंसें बिकती है वहाँ पर, ठीक है, 1.5 लाख की भैंसें भी बिकती है। तो हरियाणा पंजाब, ठीक। अब देखो पहले मैं बात करूँ कि ये जो मुर्रा भैंस होती है ये एक हम कहें कि देसी भैंस और विदेशी भैंस दोनों का मिक्सचर है, मतलब हाइब्रिड है ना। इसकी क्या क्या क्वालिटी होती है भाई? पहली चीज़ तो ये दूध अच्छा देती है, ठीक। दूसरी चीज़ कि ये 8 से 10 महीने तक दूध देती है। कितने महीने तक दूध देती है? 8 से 10 महीने तक दूध देती है, ठीक। तीसरा अगर मैं बात करूं इसकी क्वालिटी के ऊपर, तो जैसे इसने दूध देना शुरू किया, आज भैंस ने बच्चा दिया और ये दूध देना इसने शुरू किया, तो ये 3-4 महीने के बाद वापस प्रेग्नेंट भी हो जाती है। क्या हो जाती है? 3 से 4 महीने के बाद ये वापस जो है, इसको हिंदी में बोला जाता है गाभिन हो जाती है। क्या हो जाती है? गाभिन, मतलब कि प्रेग्नेंट हो जाती है। ये साथ में दूध भी दे रही है और साथ में प्रेग्नेंट भी हो गई है, ठीक है। हालांकि जो आर्टिफिशियल तरीके होते हैं उससे इसको प्रेग्नेंट कराया जाता है, ठीक है। सीमेंट डालने के कई सारे तरीके हैं, पशुओं के ऊपर यूज़ किए जाते हैं, उन तरीकों से इसको गाभिन करा दिया जाता है, प्रेग्नेंट करा दिया जाता है, जिससे ये दूध देने के साथ साथ क्या कर रही है? प्रेग्नेंट भी है। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि इसका जो पीरियड है प्रेगनेंसी का वो कितना होता है? वो भी लगभग 8 से 10-11 महीनों का होता है। आप 1 साल भी मान सकते हो, है ना। पूरे 1 साल तक अपने पेट के अंदर ये अपने मतलब कि प्रेगनेंसी का पीरियड जो है ये पूरा इसका 8 से 10-11 महीने तक का होता है। उसमें से हमने क्या किया कि उसमें से केवल 3 महीने का ही नुकसान होगा हमारा, 3 महीने का नुकसान होगा, जबकि भैंस दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई तब तक। बाकी की जब पूरा जो टाइम पीरियड है ना, वो उसी के साथ कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि भैंस दूध दे रही है, दूध देना जैसे ही उसने बंद किया उसके 3-4 महीने बाद वो वापस से बच्चा दे देगी और वापस दूध देना शुरू कर देगी। मतलब कि भैंसों को केवल 3 महीने ही खाली रहेगी वो दूध से, उसके बाद वो वापस दूध देना शुरू कर देगी, जिससे कि किसानों पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। नहीं तो होता क्या है कि गरीब किसान है, भैंस लेके आता है और भैंस अगर मान लो साल भर वो खाली रहे तो उसको खिलाना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि भैंस थोड़ा बहुत तो खाती नहीं है भाई, है ना। भैंस कितना खाना खाती है? तो देखो भैंस की अगर मैं डाइट की बात करूं, एक नॉर्मल भैंस की, तो डाइट क्या क्या होती है कि ये 10 से 12 किलो तो भूसा खाती है। क्या खाती है? 10 से 12 किलो भूसा। भूसा गेहूं का भी हो सकता है ना, तुअर का भी हो सकता है, मूंग का भी हो सकता है, मसूर का भी हो सकता है। जिस एरिया में जो उगता है वो उसको खिलाते हैं, ठीक। ये भूसा हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं 4 से 5 किलो इसको क्या खिलाऊंगा भाई? इसको फीड देना पड़ेगा। फीड का मतलब होता है जिसको हम खली बोलते हैं ना हिंदी में, सोयाबीन की खली हो, मसूर की खली हो, जैसी भी उस एरिया में मिलती हो, उसी में फिर हम आटा भी मिला देते हैं, है ना, मोटा वाला दलिया करके। और कई जगहों पर ये लोग उसको उबाल के खिलाते हैं, कई जगहों पर कच्चा खिलाते हैं। कच्चा खिलाना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो नेचुरल उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कच्चे के लिए ही बना है भाई। कोई भी जानवर पका खाना थोड़ी खाता है, हम लोग पका खाते हैं, इसीलिए हम में इतनी सारी बीमारियां और ये सब चीज़ें होती है। तो अगर कच्चा खाना खाएगा जानवर तो ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, ठीक। मुर्रा भैंस बीमार नहीं पड़ती है ज़्यादा, ठीक। उसको दूसरी किसी भैंस की ज़रूरत नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं रखती है वो किसी के साथ, है ना। वो अकेला अपना खाएगी मस्त और दूध देगी। आप उसको बाहर घुमाने भी मत ले जाओ, उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं है ना। ना तो वो बीमार पड़ेगी, ना वो बाहर घूमने का बोलेगी कभी। हाँ, उसको आपको जो है जैसे पानी से भैंस को बहुत प्यार होता है, चाहे वो किसी भी ब्रीड की हो, तो पानी में उसको क्या है कि आपको नहलाना वगैरह अच्छे से अगर उसका करोगे, कई लोग जो है ऐसे आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल भी बना देते हैं उनके लिए, तो वो आराम से उसमें बैठी रहती है, बस। बाकी का उसको और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है भारत के अंदर, और इसकी अगर कीमत की बात करें तो इसकी कीमत दूध के ऊपर निर्भर करती है,
ठीक है। जितना ज़्यादा दूध देगी, अगर 8 से 10 लीटर की भैंस मैं लेता हूँ किसी किसान से, है ना, मार्केट में अगर जाओगे, मंडियाँ जो लगती पशु मंडियाँ, उसमें अगर मैं 8 से 10 लीटर की भैंस ढूंढने जाऊँगा तो मुझे वो लगभग 80 से 85 हज़ार में मिलेगी, ठीक है, 80 से 85 हज़ार में। और यही भैंस अगर मैं 15 लीटर की अगर हो गई तो उसकी कीमत 1,20,000 के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी किसान से लेता हूं मैं तो मुझे 55 से 60 हज़ार में ये भैंस मिल जाती है, ठीक है। अब किसान का मतलब कि किसी के घर से हम पर्सनली जाकर लें, है ना, गांव में सबको पता ही रहता है किसके घर क्या है, आसपास के गांव में लोग पता कर लेते हैं, और वहां से जाकर आप खरीदोगे तो आपको सस्ते में मिलेगी। मार्केट से खरीदोगे तो बीच में जो ब्रोकर है वो आपको 15-20 हज़ार का कमीशन लेगा और आपकी भैंस की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक। वहां पर फिर आप उसको, भले भैंस आप सस्ती लो पर उसको खाना अच्छा खिलाओ, तो वो 2-3 महीने के अंदर क्या हो जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और जब आप उसको बेचने को जाओगे तो वो आपको ज़्यादा कीमत पे बिकेगी और अच्छे से वो जो है दूध भी अच्छा देगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। मुर्रा भैंस हरियाणा पंजाब। अच्छा, दूध का सबसे ज़्यादा जो खपत है वो किस प्रदेश में होती है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र के अंदर, तो वो भी लिख लो। महाराष्ट्र के अंदर दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा दूध वहाँ पर लगता है। और ज़्यादातर जो भैंसें हैं आप मतलब कि महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे बड़ी सिटीज़ में, हमारे यहाँ इंदौर में ही देख लो ना आप, दूध अब 60 रुपये लीटर तो हो ही गया है ना, 55-60 रुपये लीटर मिल रहा है अलग अलग ग्रेड का, कहीं 50 भी मिलता है, कहीं 55 भी मिलता है, कहीं 60 भी मिलता है। आप मुंबई जैसे बड़े शहर में, दिल्ली मुंबई में देखोगे तो दूध 100-100 रुपये लीटर मिल रहा है ना। गाय का दूध मिल रहा है 80 रुपये लीटर, तो है ना, और भैंस का दूध 100-120 रुपये लीटर मिल रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, हरियाणा पंजाब से भैंसें लेके आते हैं 1-1, 1.5-1.5 लाख में, पर उनका दूध बहुत डबल कीमत में भैंस लाते हैं तो दूध भी डबल कीमत पर बेचते हैं, है ना, तो उनको वो पुर जाता है। अब देखो, पशुपालन की, अगर पशुपालन में फायदा हो इसके लिए हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए किसान को। देखो, पहली सावधानी तो पशु जितना कम से कम कीमत पर लेगा उतना वो फायदा देके जाएगा। कोई भी बिजनेस आप शुरू करोगे उसकी कॉस्ट अगर आप कम रखोगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक। दूसरी चीज कि जो पशु आपने लिया है वो पशु किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ जाकर आपको खरीदना पड़ता है, क्योंकि देखो मैंने आपसे कह दिया कि ये मुर्रा भैंस ले जाओ, अगर आपको पता नहीं तो आप तो ले जाओगे, है ना। उसकी बहुत सारी पहचान होती है, उसके सींग मुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उसके जो थन है उनके बीच का गैप अलग होता है, ठीक है, फिर उसकी हाइट, उसकी पूंछ, अगर उसकी पूंछ में सफ़ेद बाल है या नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर हम उन सब की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमको डिस्कस करने की, है ना। तो कहने का मतलब कि कोई अगर अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लेने जाते हो तो वो फायदे में रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको पशुपालन दूध के हिसाब से करना है, भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रीड तैयार करके बेचते हैं। दो तरीके के लिए आपको एनिमल हस्बेंड्री होती है, पहला मिल्क के लिए, दूसरी किसके लिए, ब्रीड के लिए। मैंने क्या किया, मैंने मान लो हमारे गांव की बात बताता हूं कि वहां पर एक व्यक्ति है, वो हर साल 2 भैंसें बेचता है। क्या करता है, 2 भैंसें बेचता है। वो दूध का काम करता ही नहीं है, जितना भी दूध भैंस देती है वो सब उनके बच्चों को पिला देता है, ठीक है, और भैंसें तैयार करके बेच देता है। मतलब कि हाँ, बस अगर 2 भैंसें उसने बेची 2 लाख रुपए में, उसके 2 लाख रुपए साल के बच गए। वो करता क्या है, उसके पास 10 भैंस है, 10 में से हर 1 साल के अंदर 2 भैंसें वो तैयार कर लेता है। उसने साइकिल बना रखा है एक पूरा, है ना। एक भैंस को तैयार होने में 3 साल का समय लगता है, तो उसने ऐसा साइकिल बना रखा है। तो 2 चीज़ों के ऊपर आपकी एनिमल हस्बेंड्री होती है, एक तो मिल्क प्रोडक्शन और एक ब्रीड फॉर्मेशन। अच्छी ब्रीड बनाकर बेचो या दूध बेचो, है ना। कल हम मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन सब निपटा देंगे, ठीक है।